हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आप लोगों ने मेरे साथ मतलब अमोल गवड़ी के साथ शुरू किया था और हम लोग अभी इसमें काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। बच्चों, हम लोगों ने कुछ पार्ट्स को काफी हद तक कवर कर लिया है और उसमें से एंगल ऑफ कांटेक्ट तक हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोगों को बच्चों पढ़ना है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन द सॉलिड सरफेस। सो हम लोग अभी क्या देखेंगे बच्चों? अभी हम लोग देखेंगे एक नया पार्ट और वो है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स कहां पे? लेकिन ये ड्रॉप्स कहां पे गिरेंगे? ऑन द सॉलिड सरफेस, ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान है आप सभी का। एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी का यहां पे अच्छे से ध्यान है। रूटीन लाइफ तक लेके चलते। चलो पहले देखिए बच्चों, हम लोगों ने अलग अलग से नेचर के लिक्विड देखे। कुछ बहुत ज्यादा डेंसिटी वाले हैं, कुछ बहुत कम डेंसिटी वाले हैं। किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है, किसी की कम है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिक्विड देखे। वैसे अलग अलग टाइप के सरफेसेस भी देखे हैं। कुछ किसी लिक्विड को तुरंत एब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ भी बिल्कुल भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं रखते, कुछ गीले हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल भी गीले नहीं होते। सो सम वेट्स एंड सम डज नॉट वेट्स। सो ये अलग अलग सी चीजें हम लोगों ने देखी है। जैसे अगर मान के चलो मैंने एक वाटर का ड्रॉपलेट ले लिया और मेरे हाथ पे रख दिया, क्या होगा बच्चों? उसको एक शेप आ जाएगा। कैसा शेप आएगा, क्या होगा, वो हमें देखना है इसमें। और वो क्यों आएगा, वही तो साइंस है कि क्यों आएगा, वो तो देखेंगे हम लोग। लेकिन उसको एक शेप आएगा। वही वाटर का ड्रॉपलेट अगर मैं इस मोबाइल के सरफेस पे डाल दूं तो इस पे भी एक शेप आएगा। और हो सकता है कि अगर मैं इसको छोड़ के, कुछ पत्ते होते हैं, देखो स्पेशली कुछ पत्ते होते हैं जिनके अगर सरफेस पे डाल दो वो पत्ते बिल्कुल गीले नहीं होते, बिल्कुल भी गीले नहीं होते। और ऐसे टाइम पे अगर मैं उस पे ड्रॉप कर दूं तो देखो कैसे इधर उधर से भागते रहते हैं और बिल्कुल भी वो पत्ता गीला नहीं होता। मराठी में हम लोग उसको, जैसे अभी मतलब मैं बचपन से देखते आता हूं, इसको अड़ूची पान बोलते हैं। अड़ूची ऐसे लंबे वाले पत्ते होते हैं जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो देखो उसके ऊपर अगर आप वाटर का ड्रॉपलेट डाल दो तो वो अलग सा शेप ले लेता है। हथेली पे अलग, सरफेस ये मोबाइल के सरफेस पे अलग, उस लीफ के ऊपर अलग। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन दोनों सरफेसेस का नेचर अलग हो सकता है। कभी सॉलिड का नेचर डिफरेंट हो रहा है ना, जो भी हो, लेकिन इसमें फोर्सेस इन्वॉल्व है, इसमें कई सारी दूसरी चीजें इन्वॉल्व है, सरफेस टेंशन इन्वॉल्व है। तो हमें वही सारी चीजें देखनी है। ठीक है बच्चों? सो अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा होता है कि कभी कभी वो स्प्रेड आउट हो जाता है और कभी कभी हम लोग देखते हैं तो वो एक ऐसा कॉन्केव कॉन्वेक्स टाइप शेप ले लेता है। तो बच्चों, लिक्विड, सॉलिड और एयर, ये तीनों फैक्टर यहां पे है। सबसे पहले चीज, ये चीज याद रखो आप लोग। हम लोग शेप्स के बारे में बात ही करने वाले हैं, लेकिन हमें देखना है कि तीन हमारे मीडियम ये कांटेक्ट में है। अगर मैं यहां पे वाटर का ड्रॉप डाल देता हूं, ये सॉलिड डेफिनेटली है, ऊपर से ड्रॉप डाल दिया लिक्विड है, लेकिन एटमॉस्फेरिक एयर भी यहां पे है, जिसके वजह से डेफिनेटली इंपैक्ट होता है। और इन तीनों का एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट है, इसलिए तीनों के अंदर एक टाइप का टेंशन आता है। सो अभी हम लोग कहेंगे कि ऐसे मान के चलो कि लेट थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये डेटा जो है ना, ये कॉमनली बता रहा हूं मैं आपको। ये इसलिए कॉमन है क्योंकि ये दोनों शेप के लिए हम लोग देखने वाले हैं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स दोनों शेप क्यों आते हैं उसके लिए हमें ये जरूरी है। ये डेटा हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, बार बार इसको कहीं तो साइड में लिख लेना है ताकि हम लोग बार बार चेक कर सके जो कंडीशन हम लोग बता रहे हैं वो इसके हिसाब से सही है क्या, उसको सही तरीके से इमेजिन करेंगे। चलो बच्चों, लेट द एंगल थीटा बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो लेट थीटा बी एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, हाँ जी बच्चों। अब मुझे थोड़ा सा पेन का शेप लग रहा है कि मुझसे थोड़ा सा मैं बड़ा निकाल सकता हूं फिर। हाँ जी, सो थीटा क्या हो गया बच्चों? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखो,
हम लोग जब किसी भी ड्रॉप को ले लेंगे, एक जस्ट एग्जांपल बोल के मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक डायग्राम बना के दिखाता हूं और फिर उसके बाद में हम लोग चीजों को चेक करते चलेंगे। तो चलो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं और फिर हम लोग उनको चेक करेंगे बच्चों अलग अलग तरीके से। बच्चों यहां पे है हमारा एक सॉलिड सरफेस, मान के चलो उसको ये ऐसा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। उसके ऊपर समझो मान के चलो हम लोग एक वाटर का ड्रॉपलेट डाल देते हैं, तो ये वाटर का ड्रॉपलेट कुछ तो शेप ले लेगा। मान के चलो वाटर का ड्रॉपलेट डाल दिया और उसने ऐसा शेप ले लिया, ओके क्या बच्चों। तो ये हो गया हमारा वाटर का ड्रॉपलेट। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होगा अलग अलग से, पहले सबसे पहले तो हमें समझने का है कि उसके जो टेंशन है वो ड्यू टू डिफरेंट मीडियम से, और इसलिए फिर हम लोग उसको सबसे पहले अभी एक डायग्राम में कुछ चीजों को लिख लेते हैं जो बहुत जरूरी चीजें होती है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे है एक टेंशन T1, दूसरा है टेंशन T2 और तीसरा है टेंशन T3। सो ये है T1, ये है T2 और ये है T3। ओके बच्चों, क्लियर है आपको? सबसे पहले ये दिख रहा है क्या? ये देखो, ये क्लियर है क्या अभी? ओके। अब देखो ये कौन है भैया? ये है सॉलिड, ठीक है। ये कौन है भैया? ये तो लिक्विड है, हम सबको पता है। इसका ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट, करेक्ट है क्या? ये लिक्विड है। और सबसे आखिर में यहां पे लिक्विड है, यहां पे कौन है बच्चों? एयर। हाँ जी। तो अब मैं जो आपको लिख के देने वाला हूं वो चीज को सबसे पहले आप लोग साइड में नोट डाउन कर लेंगे और बाकी फिर हम लोग प्रूफ के लिए देखेंगे। तो अभी देखो, सबसे पहली चीज ये है बच्चों कि यहां पे जो चीजों को हम लोग लिख रहे हैं वो बहुत जरूरी है नोट डाउन करना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं T1 कौन है, T2 कौन है, T3 कौन है। सो T1 ये कौन है भाई साहब? ये एक फोर्स है। हम लोगों ने सरफेस टेंशन देखा था, सरफेस टेंशन कुछ और नहीं है, एक तरीके का फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, T इज इक्वल टू F अपॉन L, देखा था कि नहीं? न्यूटन पर मीटर। तो अब देखो ये एक फोर्स है, लेकिन यहां पे तीन मीडियम है इसलिए तीन पेयर बनेंगे, इसलिए तीन डिफरेंट फोर्सेस है। सो इट इज अ फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। ये कौन है? ये फोर्स है। किसके वजह से है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। लेकिन किसके बीच में? ड्यू टू एट द लिक्विड सॉलिड, एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों, ये T1 T2 T3 याद रखना। तो ये किसके लिए है बच्चों? T1 यहां पे मैं लिख के दूंगा आपको, ये तो यहां पे हम लोग कर लेंगे उसको। T1 जो है ये लिक्विड सॉलिड के लिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये फॉर द लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस के लिए। अब देखो यहां पे है लिक्विड, ये लिक्विड का ये सरफेस और ये नीचे से सॉलिड का सरफेस, तो ये दोनों का इंटरफेस हो गया। तो उसका जो फोर्स रहेगा वो अलोंग द टेंजेंट रहेगा, या कहो मतलब ये वाली टेंजेंट नहीं, लेकिन ये इसकी सरफेस की टेंजेंट, या कहो अलोंग द सरफेस रहेगा। तो ये सरफेस के अलोंग, सरफेस दो चीजों के कांटेक्ट में, एक ये हो गया। अब दूसरा है T2। T2 जो है जस्ट सेम एज इट इज, लेकिन किसके लिए? अब सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में था, लेकिन सॉलिड किसके कांटेक्ट में? एयर के भी कांटेक्ट में। इसलिए मैं क्या कहूंगा बच्चों? एयर सॉलिड इंटरफेस। सबसे पहले एयर सॉलिड इंटरफेस, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इधर है ये एयर सॉलिड के लिए, ठीक है। सो ये है एयर सॉलिड के लिए बच्चों, समझे? ये हो गया। अब बचा क्या? ये T3। अब ये T3 किसके लिए बचा होगा भाई? सो T3 भी सेम वही है, सरफेस टेंशन, ओके, ड्यू टू लिक्विड सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड हो चुका है, एयर और सॉलिड भी हो चुका है। अब सॉलिड के दोनों खत्म हो गए, अब कौन बचा है? एयर एंड लिक्विड इंटरफेस, एयर एंड लिक्विड इंटरफेस। समझे बच्चों? पहले एक बार देख लो, यहां पे एक सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर एक ड्रॉप डाल दिया है और ड्रॉप के ऊपर अभी सरफेस टेंशन है। तो सॉलिड के ऊपर भी सरफेस टेंशन है, सब चीजों के ऊपर सरफेस टेंशन है। अभी देखो ये सरफेस टेंशन हम लोगों को तीन तरीके से देखा। एक है T1 जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में, तो ये लिक्विड है, ये सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में, सॉलिड और एयर के भी कांटेक्ट में है।
तो इसलिए एयर सॉलिड का हो गया T2। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल क्यों है? क्योंकि दोनों भी सॉलिड के अलोंग ही रहेंगे बच्चों। सॉलिड का जिसके साथ कांटेक्ट है तो सॉलिड के अलोंग ही रहेंगे, अदरवाइज क्यों रहेंगे उसके। अब बचा सवाल एयर और लिक्विड का, तो ये ऐसा क्यों है? डेफिनेटली एयर और लिक्विड, इनके बीच में यहां से एक अलोंग द टेंजेंट रहेगा ना, तो अभी एयर इधर है लिक्विड इधर है, तो इसके टेंजेंट के अलोंग बन गए। समझे बच्चों? होपफुली आप लोगों को ये सबसे पहला बेस समझ गया है। अगर आपको बेस समझ गया है तो फिर हम लोगों को आगे दिक्कत नहीं आएगी। सो बेस पे काम करना जरूरी है। तो बेस के लिए आप लोगों को मैंने कहा कि ये जो है, ये तीन चीजें आप लोगों ने सबसे पहले वहां पे मेंशन करके रखना बहुत जरूरी है कि T1 कौन है, T2 कौन है, T3 कौन है। T1 कौन है? लिक्विड सॉलिड के लिए सरफेस टेंशन। दूसरा कौन है? सॉलिड एयर के लिए। और तीसरा कौन है? एयर और लिक्विड के लिए। ओके, चलो ये अगर तीन हम लोगों को क्लियर हो चुके हैं तो फिर हम लोग देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सब चीजें, अभी जैसे लिक्विड को ड्रॉप कर दिया, सो इट शुड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, करेक्ट है कि नहीं? अब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये तीनों फोर्सेस का एक बेसिक इक्वेशन आ जाएगा। तीन फोर्सेस और एक दूसरे का कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके वजह से ये ड्रॉप वहां पे रुक रहा है। वो क्यों रुक रहा है? वो एक पर्टिकुलर शेप ले रहा है, क्योंकि और वो रुका हुआ है, फ्लो में नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग उसका शेप डिसाइड कर पाएंगे। फ्लो वाले इसका हम लोग शेप कैसे डिसाइड करेंगे? हम लोग सिर्फ रेस्ट वाले का, तो कोई चीज अगर रेस्ट में आ चुकी है, सो ऑलमोस्ट देयर इज नो फोर्स बीन एक्टिंग ऑन इट दैट मेक्स इट इन अ फ्लो, राइट? तो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी फोर्स का वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो वो जो इक्विलिब्रियम है, तो वो इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन है जिसको आप लोगों को याद भी रखना है। चलो बच्चों, मैं बताता हूं फॉर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यहां पे क्या है, ठीक है? चलो, फॉर इक्विलिब्रियम, अभी किस चीज का इक्विलिब्रियम है? ड्रॉप का इक्विलिब्रियम है। अगर ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई रीजन है। अब रीजन क्या है? तो सबसे पहले यही कंडीशन देख लो, द इक्विलिब्रियम इज T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 cos, ओए क्या कर दिया मैंने, सॉरी T3 cos थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी देखो, यहां अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो यहां की चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको यहां तक का ही सफर सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर बाद में तो हम लोग इसको समझ ही जाएंगे, ठीक है? मुझे पता है कि आप लोग ध्यान देते हो, तो ध्यान देने का नतीजा यह है कि फिजिक्स समझ में आ जाता है। कई सारे बच्चों को जिनको फिजिक्स का फोबिया है, लगता है ये बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही कहा है, सॉल्यूशन ये है कि आराम से चलेंगे, स्लोली चलेंगे। जैसे स्लोली हम लोग चलते रहेंगे, हमें चीजें आसान लगने लगेगी। और बिलीव मी, जितना मार्क्स आप लोग केमिस्ट्री से ऑब्टेन करोगे, जितना मार्क्स आप लोग मैथ से ऑब्टेन कर पाओगे, उससे डेफिनेटली ज्यादा फिजिक्स से ऑब्टेन कर पाओगे। भले आपको वो अभी डरावना लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, ये बहुत मुश्किल लगता है, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए, हाँ जी। सो अभी ये हो गया T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T cos थीटा। अभी T2 कौन है? एयर और सॉलिड। सो एयर सॉलिड का जो भी सरफेस टेंशन है वो इक्वल है किसके? T1 के। T1 कौन है? T1 सबसे पहले देखा था सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस। सो सॉलिड और लिक्विड का ये हॉरिजॉन्टल है, ओके। ये और T cos थीटा। अब ये T cos थीटा कौन है ये भी समझ लो आप लोग। देखो, सबसे पहली चीज देखो, ध्यान दो इधर, T3 जो है T3 cos थीटा। अभी T3 जो है ये इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, करेक्ट है कि नहीं? लेकिन आपको तो पता है फोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये ऐसे डायरेक्शन में, तो इसको जिन लोगों ने स्केलर वेक्टर ढंग से पढ़ा है उनको समझेगा कि अगर ये वेक्टर है मेरा, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अरे हाँ, अरे
छोड़ो यार, ऐसा एक इधर है ना, या कहो ये किधर है, तो एक वर्टिकल यहां से रहेगा, मैं अपने हाथ को ज्यादा जुगाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। सो देखिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, करेक्ट है कि नहीं। अब देखो यहां है वो एंगल, यहां है वो एंगल इधर, अब इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा बच्चों, देखो यहां से ऐसा। अब मैं क्या चाहता हूं बच्चों, मैं चाहता हूं हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसका कंपोनेंट कौन है, डेफिनेटली मैं वो चाहता हूं। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट, और ये एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, देखो इधर एक और इधर एक। अब देखो ये है उसके अपोजिट साइड, ठीक है, ये अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड निकालने के लिए होता है हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो हाइपोटेनियस कौन है, टी साइन थीटा, ओके। सो ये हो गया हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, ये बन गया, ये अपोजिट है, ये इसके पैरेलल है, इसलिए ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, ओके। अब ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों, देखो तो ये है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। तो हाइपोटेनियस कौन है, T3 इंटू कॉस थीटा। अब आपको सवाल रहेगा कि इसका डायरेक्शन, ये देखो जिधर एंगल है उधर के उसके हिसाब से इधर बन चुका है। अब देखो, अब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया कि नहीं, आ चुका है। क्यों आया है, देखो लिक्विड का ड्रॉप इधर नहीं जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा है, जहां गिर चुका है वहां पे रुक चुका है। इसका मतलब यहां पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं देखूंगा फोर्सेस कहां कहां पे कितने कितने लग रहे हैं, देखो ये जो सॉलिड और एयर का है वो इधर है, और ये जो लिक्विड और सॉलिड का है वो इधर है, मतलब T1 इधर है, सो T1 इधर प्लस T3 cos थीटा भी इधर। अब ये वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है वो कहां चला गया, भाई साहब उसको वेट बैलेंस कर चुका है, उसको क्या कर रहा है, वेट बैलेंस कर रहा है, तो ये कैंसल आउट हो जाता है, उसको हम लोग लेंगे ही नहीं, उसका कुछ रिलेशन नहीं इसमें। और इसलिए फिर इन दोनों को ये बैलेंस कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन देखो, जिनकी फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है वो ऐड हो जाते हैं, इसकी डायरेक्शन सेम है, ये ऐड हो गए, सो T1 प्लस T3 cos थीटा। ये किसके वजह से बैलेंस हो रहा है, T2 की वजह से, सो ये हो गया बैलेंसिंग, सो बैलेंस हो गया T2 की वजह से। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाए फिर हम लोगों को मुश्किल नहीं है कि अगली चीज समझे। इसको मैं अगर लिखवाना ही है कुछ अलग तरीके से, समझो cos थीटा निकालने का है मुझको, सो मैं ये कह सकता हूं कि T cos थीटा, कभी बहुत बड़ा हो जा रहा है कभी बहुत छोटा हो जाता है, T जी T cos थीटा। अभी मुझे देखो, समझो T3 cos थीटा यहां पे रखा तो T1 इधर जाएगा, ये इधर प्लस में इधर माइनस में चल जाएगा, सो T2 माइनस T1, पहली चीज करेक्ट है, अपॉन क्यों, क्योंकि T3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो T3। तो ये आगे हमारी यही इक्वेशन, बस हम लोगों ने अलग सी टर्म्स में लिखा है उसको, ठीक है। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, बेसिक है, बस मैथ्स। हाँ जी, चलिए अब ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग केसेस के साथ में चलेंगे, ठीक है। हम लोगों को केसेस देखने की है, इक्वेशन को ही हम लोग सही तरीके से अगर देखेंगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। कि अगर हम लोग केसेस लेंगे, अब केसेस क्या हो सकती है, कभी कभी टेंशन 1, कभी कभी टेंशन 2, इनमें डिफरेंस हो सकता है डेफिनेटली, कभी कभी हो सकता है टेंशन 3 वगैरह ये इन्वॉल्व है। तो जैसे ही हम लोग सिचुएशंस को देखेंगे तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को चीजों को देखना, तो उसके हिसाब से बनेंगे हमारी केसेस। तो क्या बनेगी बच्चों, केसेस, ओके। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट केसेस। जी सबसे पहले देखेंगे हम लोग केस 1। जी पूरा ध्यान यहां पे होना बहुत ही जरूरी है। अभी केस 1 में क्या होगा देखो, मान के चलो कि T2 बड़ा है किससे, T1 से। इफ T2 is greater than T1, T2 बड़ा है T1 से, T2 बड़ा है T1 से। अब सवाल है T2 कौन है, फिर से भूल गए होंगे इसलिए तो मैंने इधर लिखा है। T2 कौन है, एयर और सॉलिड के बीच का सरफेस टेंशन। और T1 कौन है भाई साहब, लिक्विड और सॉलिड के बीच का इंटर, मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में सरफेस टेंशन ज्यादा है देन एयर और सॉलिड के बीच में जो है, समझे। तो अभी हम लोग उसको जो है ना वो ऐसे मान के चल रहे कि एयर सॉलिड का सरफेस टेंशन सॉरी T2 ये बड़ा है, और T1 मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच का थोड़ा कम है।
तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, और दूसरी चीज, अब ये सिर्फ अकेले नहीं है ना, T1 T2 का एक और ऊपर रिलेशन है, यहां पे देखो T2 माइनस T1 है। तो अगर एंड इसी में हम लोग एक और सिचुएशन ऐड कर देंगे, दैट T2 माइनस T1 ये जो है ये लेस देन T3 है, ये लेस देन T3 है, तो क्या होगा? तो अभी आप सोचो, पहले एक इमेजिन करो जिस चीज को मैं बता रहा हूं आपको। T2 बड़ा है T1 से, ठीक है भाई साहब, ये बड़ा है ये छोटा है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा, नंबर आ जाएगा पॉजिटिव। नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव नंबर से ये बड़ा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, मतलब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। तो ये कौन है? पॉजिटिव। ये भी कौन है? पॉजिटिव। दोनों अगर पॉजिटिव आ गए तो बोलो, दोनों अगर पॉजिटिव आ गए तो cos थीटा बनेगा पॉजिटिव। तो क्या मैं लिख सकता हूं cos थीटा बनेगा पॉजिटिव नंबर, cos थीटा विल बी अ पॉजिटिव नंबर। कुछ लोगों को लगेगा भैया ऐसा क्या बता रहे हैं? अरे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, जैसे मैं अभी हर बार तो नहीं बताऊंगा, हर कंडीशन में नहीं बताऊंगा, बस यहां पे बता रहा हूं। T2 बड़ा है T1 से, करेक्ट है? तो T2 को बड़ा ले लेते, कुछ भी बड़ा वाला नंबर ले लो। सो T2 मान के चलो 6 है, माइनस T1 मान के चलो आप लोग 4 है, तो ये आ गया 4। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2। अब इनका क्या कहना है? T3 जो है, इनका दोनों का जो डिफरेंस है मतलब 2, इससे भी बड़ा है, मतलब समझो T3। अब ये हो गया T2, ये हो गया T1। अब T3 मान के चलो कि हमारा है कुछ भी नंबर, इससे बड़ा कोई भी नंबर ले लो, आप लोग समझो ये है 5। ओके, नो मैटर व्हाट हैपेंस, क्या आंसर आता है। लेकिन T2 माइनस T1 2 पुट कर दो, और T3 नीचे 5 पुट कर दो। सो 2/5 कितना बनेगा बच्चों? 0.4। क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है? बिल्कुल पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि वो 0 से बड़ा है, 0.4। देयर इज नो नेगेटिव नंबर। सो अगर ये नेगेटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। फिलहाल तो देखो ये पॉजिटिव नंबर है। तो cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? बताओ मुझको, cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? इसके लिए आप लोगों को आपके लॉग टेबल्स में वैल्यूज दी हुई है। अभी मेरे पास फिलहाल तो लॉग टेबल नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको जैसे दिखाऊंगा, आपके पास होगा तो उसको निकालो। उसमें अलग अलग से एंगल्स के लिए अलग अलग सी वैल्यूज दी हुई है। सबसे कम वाली वैल्यू किसी भी कॉस, साइन, टैन, कोई भी हो, सेक, कोसेक, जो भी हो, सबसे कम वाली वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, किसी भी इसकी, किसी भी एंगल के लिए, ठीक है, वो होती है बच्चों -1। सबसे कम वाली वैल्यू बता रहा हूं। और सबसे ज्यादा वाली, मैक्स टू मैक्स वाली जो वैल्यू होती है, वो होती है +1। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा +1, कम से कम -1 हो सकती है, और इसके बीच में ही ये पूरा खेल चलता है। ओके बच्चों, अब देखो cos की वैल्यू बड़ी, ये कहां से शुरू होती है पता है आपको? देखो sin 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, देखो sin 0 0 होता है, और cos 0 1 होता है। cos 0 कितना होता है बच्चों? 1। तो cos 0 से लेके आगे, इसलिए याद रखना, अभी देखो cos 0 0 पे, ठीक है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो थीटा की वैल्यू अगर आप लोग देखोगे cos इनवर्स के हिसाब से निकाल के देखोगे, तो वो हमेशा आपको, अब देखो cos 90 की वैल्यू कितनी पता है आपको? 0। cos 90 0 है, और cos 0 1 है, ठीक है, cos 0 1 है, और cos 90 0 है। तो इसका मतलब हम लोग अगर 90 और 0 के बीच में देखेंगे, 90 और 0 के बीच में, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, cos 0 डिग्री कितना है बच्चों? 1। मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब 0 पे रहेगा। दूसरी चीज cos कौन है बच्चों? 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना आता है बच्चों? 0। ओके बच्चों, तो अभी देखो मैक्सिमम वैल्यू, और ये, अब इसका मतलब ये है कि अगर cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा कौन है? पॉजिटिव, इसका मतलब एंगल की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में। अब जो एंगल 0 से लेके 90 के बीच में हो सकता है, वो कौन सा एंगल हो सकता है? एक्यूट, ऑब्ट्यूस, कौन सा? डेफिनेटली 0 और 90 के बीच में कौन होता है? एक्यूट एंगल। और इसलिए क्या हम लोग कह सकते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट
कितना क्यूट आंसर है उसका, है कि नहीं बच्चों? बहुत ही क्यूट है। ठीक है, ठीक है, खत्म हो चुका, पहली केस खत्म हो गई है। इसका मतलब यह है कि अगर यह कंडीशन आती है T2 बड़ा है T1 से और T2 माइनस T1 ये छोटा है किससे? T3 से, तो कहो एक्यूट एंगल आएगा, सिचुएशन खत्म हो गई। ओके बच्चों, अभी अगला देखते हैं। एंगल एक्यूट आएगा, इसका मतलब ये ऐसा आएगा, देखो इसका एंगल एक्यूट है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने निकाला था। अब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम लोग डेफिनेटली एक डिफरेंट सी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन यहां पे सिचुएशन को याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसको अभी नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे यहीं पे केस 2 लेके इसको रब करके इसी में ही पुट करके दिखाना है, क्योंकि मैं स्लाइड को ऊपर करूंगा फिर वापस से ये डेटा सामने नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए इस डेटा को पहले आप लोग लिख लो, फिर हम लोग केस 2 देखेंगे यहीं पे। ओके, वीडियो पॉज, डेटा राइट डाउन। ओके, होपफुली लिख चुके हो, लिख दिया है तो अगली केस को देखते हैं। अब अगली केस बहुत ही जरूरी है बच्चों, देखो वैसे पहले भी जरूरी थी, सब कुछ जरूरी होता है लाइफ में। आपको लगेगा भैया सभी चीजों को आप बोलते हो ये बहुत जरूरी वो बहुत जरूरी, हाँ तो है जरूरी इसलिए बोल रहे हैं, अदरवाइज नहीं बोलते। केस 2, केस 2। अब केस 2 को समझते हैं, पहली केस में क्या हुआ था वो समझ गए, अब दूसरी केस में क्या है सिचुएशन पहले देख लो। इफ T2 is less than T1, if T2 is less than T1, ओके क्या सिचुएशन समझ रहे हो ना आप लोग? T2 is less than T1, exactly opposite to the first one, and T1 minus T2 is, and T1 minus T2 is less than T3। ये एंड वाली सिचुएशन भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझ रहे हो आप लोग? चलिए 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 बच्चों इधर ध्यान दो। T2 इज लेस देन T1, T2 छोटा है T1 बड़ा है, छोटे में से बड़े को माइनस कर दो, क्या होगा? छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस, तो इसका मतलब ऊपर आएगा निगेटिव वैल्यू, ऊपर आ गई निगेटिव वैल्यू। ओके, ये माइनस नंबर ऊपर आ गया। अब ये कह रहे हैं कि T1 माइनस T2 ये छोटा है किससे? T3 से, T3 से छोटा है, मतलब T3 इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से बड़ा है। अब T1 कौन है बच्चों? T1 कौन है? ध्यान दो, T1 बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो क्योंकि T2 छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाता है? बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाता है? पॉजिटिव नंबर। अब ये पॉजिटिव है तो ये डेफिनेटली उससे बड़ा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो T3 कौन है बच्चों? पॉजिटिव, तो नीचे है पॉजिटिव। अब आपको तो पता है इधर 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 मैं कहां गायब हो जाता हूं बीच में, यहां ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, इसका मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों? निगेटिव। माइनस डिवाइडेड बाय प्लस गिव्स यू माइनस, ये बेसिक मैथ्स है, 5वीं 6वीं में पढ़ा था मैंने, आप लोग भी वही टाइम पे पढ़ लिए होंगे और उसको अच्छे से पढ़ लो, अदरवाइज फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन है, अब मुझे बताओ कि अगर इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? कोई भी नंबर ले लो और पुट करके देख लो यार, मतलब इतना सिंपल सा है, जस्ट मैं बता देता हूं आपको। समझो T1 का होने बड़ा है ना और T2 छोटा है, तो छोटे को हम लोग ले लेते हैं। अभी देखो T2 माइनस T1, मैंने करना नहीं था लेकिन अभी करके दिखाना पड़ रहा है, चलो मजबूरी है थोड़ी सी। सो देखो T2 बड़ा है, T2 छोटा है तो ले लो 2 माइनस T3 कितना है? उससे बड़ा है, बड़ा मतलब 5 ले लो। ओके, तो फाइनली इनका आंसर आ गया 3। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, 5 माइनस 2 मेक्स इट 3। सॉरी, ये इधर एक सेकेंड, मैंने इधर गलती से प्लस लिख दिया, ये माइनस है, 2 माइनस 5 इज माइनस 3। ओके, अब T3 जो है 5 माइनस 2 मतलब T1 माइनस T2 से बड़ा है, मतलब अभी 5 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 3 पॉजिटिव है, उससे बड़ा नंबर, 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, तो इसको हम लोग ले लेते 4 व्हाटएवर, तो ये माइनस 3 अपॉन 4 मेक्स इट माइनस 0.75। ओके बच्चों, तो क्या आया हमारा एंगल? cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। अब देखो cos 0 1 है, cos 180 cos, अब
हाँ जी, तो cos 180 ये -1 है। तो अगर हम लोग इसको वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो अब देखो 180 और 90 कितना है बच्चों? 0। 0 से लेके अभी वो इसलिए फिर हम लोग देखो cos 90, तो 90 से लेके 180 तक का एंगल कौन होता है? ऑब्ट्यूस, डेफिनेटली ऑब्ट्यूस। इसलिए हम लोग देखेंगे कि यहां पे थीटा की वैल्यू आती है ऑब्ट्यूस एंगल। तो थीटा कौन है भाई साहब? एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसकी डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं इधर एक शॉर्ट में समझने के लिए, इसके जैसी। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये ऐसा आएगा, समझे? क्लियर है? आपकी बुक में देख लोगे, बहुत सारी डिटेल्स में आती है हर एक चीज को। हम लोग वैसे बुक के लाइन टू लाइन तो नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन चले गए तो फिर आप लोग क्या करोगे? आपको भी तो कुछ काम है कि नहीं? कुछ काम तो आपने भी करना है। चलो, कुछ काम हम लोगों ने कर लिया। अब ये केस खत्म हो चुकी है। ऑब्ट्यूस एंगल क्यों और एक्यूट एंगल क्यों, समझ गए? किस कंडीशन के, किस केस के हिसाब से आएगा, समझ रहे हो? डन। थोड़ा आगे बढ़े, अब 2 बची केसेस है, देख लेते हैं अब होता क्या है। तीसरी केस, चलो उसको रब करना पड़ेगा, हमने बोला था आपको मजबूरी है। होपफुली आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो उसी जगह पे जाके उसको पॉज करके लिख के देखो। अब काम तमाम, डन डन डन। केस 3, पहली 2 केसेस ने आपको ये तो बता दिया कि भाई साहब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल दोनों की सिचुएशन की वजह से आते हैं। कॉस की नेगेटिव वैल्यू, कॉस की पॉजिटिव वैल्यू, दोनों के हिसाब से क्लियर हो चुका है। अब जरूरी है कि समझो, अगर सिचुएशन ये आ गई कि T2 माइनस T1 जो भी होगा, T2 माइनस T1 जैसे भी हो, ये इक्वल टू T3 आ गया। T2 माइनस T1 मतलब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर अगर सेम है तो क्या होगा बच्चों? बोलो तो मुझको। ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर दोनों सेम है। समझो ऊपर वाला नंबर जो है वो है 4, नीचे वाला नंबर जो है वो है 4, कितना आ जाएगा रे? 1। कौन? cos थीटा, ये इधर सेम नंबर 4 डिवाइडेड बाय 4 मेक्स इट cos थीटा इज इक्वल टू 1। सो cos थीटा बनेगा 1। अब मुझे बताओ कि cos थीटा 1 कब बनता है? cos थीटा 1 कब बनता है? जब थीटा होता है 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, ध्यान दो बच्चों, फिर से एक बार। हाँ जी, cos की वैल्यू 1 तब होती है, मैक्सिमम पे होती है, जब cos अभी देखो 90 के साथ में होता है। तो इसका मतलब थीटा 90 होना चाहिए। हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री हो गया। मुझे बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, नहीं सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं? हाँ जी हाँ जी, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। जब हम लोग कहेंगे कि थीटा की वैल्यू ये होती है 0 डिग्री, सॉरी वो साइन होता है। हाँ जी, कभी कभी मैं बैठ जाता हूँ, बीच बीच में क्या बोलता हूँ और क्या दिमाग में है उसमें थोड़ा सा बीच बीच में कुछ तो हो जाता है। सो थीटा की वैल्यू ये 0 डिग्री है। अब थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा बच्चों? बोलो। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 हो चुका है। इसका मतलब वो ऐसा नहीं फॉर्म हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? वो कैसा फॉर्म हुआ है? वो सीधा का सीधा इतना फ्लैट हो चुका है, एकदम से फ्लैट, एकदम फ्लैट। मतलब ये ऐसे देखो, ये एक्यूट हो रहा है ना, ऐसे 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 टेंड्स टू 0 हो रहा है, टेंड्स टू 0। 100% 0 नहीं हो सकता, डेफिनेटली आप लोग समझने की कोशिश करो। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही फ्लैट जा चुका है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, मतलब एक्चुअली बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी केस। सो हमारा थीटा बनेगा 0, टेंड्स टू 0 कह सकते हो आप लोग इसको, हमेशा 0 मत कहो, ये नियरली 0 होता है। ओके, ऑलमोस्ट 0, इट इज ऑलमोस्ट 0। ओके, चलिए बच्चों, अभी इसी को एक लास्ट और 4th केस के साथ में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये केस बहुत ही अलग है। चलो केस को देखो और फिर मुझे आंसर बताओ। ध्यान है ना आपका पूरा? समझो, मान के चलो T2 माइनस T1, केस 4। हम लोग सब ये न्यूमेरिकल करके देख रहे हैं, ठीक है। T2 माइनस T1 ये बड़ा है T3 से,
उल्टा कर रहे हैं, ध्यान दो। T2 माइनस T1 कौन है? नहीं, बड़ा है T3 से। सो T3 से बड़ा आ चुका है। अब देखो, समझो ये मान के चलो T2 माइनस T1 जो है वो है 5 डिवाइडेड बाय T3 से बड़ा है, इसका मतलब 5 से तो छोटा है। 5 से एकदम छोटा वाला कोई भी नंबर ले लो, मैं मान के चलो 4 ले लेता हूं। तो 5/4 अगर आप लोग देखोगे तो ये 1 पॉइंट कितना बनेगा बे? 4 1 जा 4, फिर बचेगा 1, फिर ये जाएगा 2 2 5 जो कुछ है। मुझे बताओ तो cos थीटा कितना बनेगा बच्चों? cos थीटा बनेगा समझो 1.25, ग्रेटर देन 1 हो गया नहीं, लेकिन cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू या किसी की भी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो ये तो इम्पॉसिबल केस है, दिस इज द इम्पॉसिबल केस, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म्ड, ड्रॉप बनेगा ही नहीं बच्चों, ड्रॉप ही नहीं बनेगा उधर, वो एकदम एब्सॉर्ब हो जाएगा सरफेस के अंदर, ठीक है? तो ऐसा होगा ही नहीं। समझो अगर स्पंज के ऊपर मैंने अगर लिक्विड का ड्रॉप डाल दिया भाई साहब, समझो पानी डाल दिया, वो तो अंदर ही चला जाएगा, तो सरफेस के साथ कांटेक्ट का सवाल ही नहीं, वो तो अंदर ही चला गया ना। तो ऐसी केसेस इंपॉसिबल होती है बच्चों, ये याद रखना। 4 केसेस हो चुकी है, सिंपल है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोगों को देखने का है कि समझो, ऐसे मान के चलो आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड है, ये भी हमें बेसिक चीजों को ध्यान देना है, बेसिक चीजों के साथ में आगे चलना है। केसेस खत्म हो गई, इसको अभी हम लोग मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग फोकस करते हैं। चलिए बच्चों, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम ऑलरेडी काफी लेक्चर्स हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लेक्चर ज्यादा है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये 2 कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स के वजह से आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इतने चैप्टर्स नहीं आएंगे, जिनको 2-2 चैप्टर मिला के बनाया, डेफिनेटली मुझको फोर्स भी डबल लगेगा, इसलिए थोड़े से लेक्चर्स का टाइम भी एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन चलो हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों को समझेगा भी, प्लस वो कवर अप भी होगा टाइम विद इन द टाइम पीरियड। अभी पहले तो थ्योरी तो समझानी ही पड़ती है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत ही क्या कहते हैं बट ऑब्वियस है। चलो सबसे पहले अभी देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब थीटा। चलो सबसे पहले बताओ तो मुझे किस चीज का फर्क पड़ता है, कोई भी फैक्टर बताओ मुझे कि जो थीटा के ऊपर इंपैक्ट करता है। अभी थोड़ी देर पहले जब भी हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था, तब भी हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी कि जब ड्रॉप फॉर्म होगा तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके वजह से डिसाइड होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहली चीज कि सॉलिड और लिक्विड का नेचर क्या है। सो सबसे पहली चीज याद रखना, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, पहली चीज खत्म हो चुकी है। हर एक लिक्विड के ऊपर और सॉलिड के ऊपर सेम टाइप का एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं रहता है। इसकी वजह यह है क्योंकि उन दोनों का नेचर अलग अलग हो सकता है। लेकिन समझो हर बार नेचर सेम लिया तो इसका मतलब हमेशा वैसा ही ड्रॉप फॉर्म होगा क्या? उतना ही सरफेस टेंशन रहेगा क्या? उतना ही एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा क्या? नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो सकता है सेम नेचर के सरफेसेस के रहते हुए भी, क्योंकि उसको कुछ और भी चीजें जो क्या कहते हैं हम लोग उसको इंपैक्ट करती है। और उसमें से एक दूसरी चीज है कि जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्यूरिटी इन अ लिक्विड, तो इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द लिक्विड जो भी है। सो अगर इम्प्यूरिटी अगर ऐड हो गई, मतलब मान के चलो प्योर वाटर है, अगर ध्यान है ना, अगर प्योर वाटर ले लेते हैं हम लोगों ने ये केस पहले भी देखी थी, कैपिलरी को पूरा वेट कर दिया था। तो प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर का वेटिंग और किसी अगर वाटर में हम लोगों ने NaCl ऐड कर दिया या हम लोगों ने समझो नमक डाल दिया उसमें, ठीक है, तो उसका नेचर बदल जाता है। वैसे ही उसके एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बदल जाते हैं, ठीक है तो सेम, लेकिन हम लोगों ने उसमें इंप्योरिटीज ऐड कर दी। वाटर का और सॉलिड का ही समझो ग्लास का ही कांटेक्ट है, लेकिन उसी वाटर में अगर हम लोग NaCl ऐड कर देते, मतलब हम लोग इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बदल जाएगा। तीसरी चीज और सबसे आखिरी चीज टेम्परेचर। क्या है बच्चों? टेम्परेचर अफेक्ट्स इट।
टेम्परेचर का एक एकदम बेसिक सी चीज बता देता हूं, जो बाद में हम लोगों को अभी उसको देखना ही है कि इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी एंड टेम्परेचर के बीच में देखना ही है, लेकिन एकदम बेसिक सी चीज मैं बता देता हूं। समझो, मान के चलो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो थीटा का क्या होगा? सो टेम्परेचर अगर बढ़ गया, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस। समझो किसी भी लिक्विड का मैंने टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ते ही क्या हो जाएगा? उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे होगा? एक काम करो, एक एकदम ठंडी वाली जो ग्लास होती है ना, या जिसको हम लोग गर्म कर सकते हैं ना, ऐसे, हाँ चलो ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। एक तवा होता है, तवा पैन होता है ना आपका। सो पैन के ऊपर वाटर का ड्रॉपलेट डालो, लेकिन कौन से पैन के ऊपर? ठंडे वाले पैन के ऊपर, ओके। और उसके लिक्विड के ड्रॉप को या एंगल ऑफ कांटेक्ट को चेक करो। चेक करो मतलब आप मेजर तो नहीं कर सकते, जस्ट बेसिक ऑब्जर्वेशन करो कि हाँ कैसा है उसका शेप वगैरह, और फ्लैट वाला लेना है, ठीक है। अब उसको देखो, उसको नोटिस करो। अब एक काम करो, उसी पैन को अब गैस को नीचे रख के उसको गर्म करो। तो गैस के ऊपर जैसे ही रख दिया पैन को और उसी लिक्विड के ड्रॉप को देख लिया आप लोग, बहुत ही गर्म नहीं करना नहीं तो भाप हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा, तो थोड़ा ऐसा फ्लैट 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 फैलने लगता है। ऐसे कैसे हो गया? जितना वो फ्लैट हो जाएगा उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये और डिक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे ऐसे था ना, ऐसे ऐसे फ्लैट होते चलेगा, और इसलिए इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये टेम्परेचर की वजह से भी इंपैक्ट होता है। हमें देखना है इसमें ही कि इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी क्या है और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, कैसे। और रूटीन लाइफ में हम लोगों ने कई बार उसकी वजह से उसको यूटिलाइज भी किया होता है। सो देखो, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी क्या है? तो बच्चों देखो, इंप्योरिटी कोई भी अगर आप लोग ऐड कर देते हो उसमें सोल्यूबिलिटी, इनसोल्यूबिलिटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जैसे अभी देखो, मान के चलो अगर हम लोगों ने कोई इंप्योरिटी ऐड कर दी इसमें, तो इंप्योरिटी ऐड करने के बाद में अगर जिसको हम लोगों ने ऐड किया है वो अगर सोल्यूबल, ठीक है, व्हेन सोल्यूबल थिंग इज एडेड, ओके, ध्यान है ना पूरा आपका। जैसे कि NaCl, नमक ले लो, पूरे तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाता है, करेक्ट है कि नहीं? तो वो क्या हो जाता है? पूरे तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाता है। मतलब अगर आपको मैं दो पानी दिखाऊं, यहाँ पे एकदम डिस्टिल्ड वाटर है और यहाँ पे अगर थोड़ा सा नमक डाला हुआ पानी, आपको पहचानने में आएगा कि जिसमें नमक है वो कौन है और बिना नमक वाला कौन सा है। ये आपको दिखने से समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसे वक्त हम लोग अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? सरफेस टेंशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है? देखो, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का क्या हो जाता है? तो सरफेस टेंशन ऐसे वक्त हम लोग जब नमक ऐड कर देते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। आपको लगेगा कि ये कैसे? रूटीन लाइफ में कहां से देख लेते हैं, बताता हूं। नॉर्मली हमारे घर में जो पानी आता है वो मिनरल वाटर होता है, देयर इज नो डाउट। लेकिन जो कॉर्पोरेशन से पानी आता है, ठीक है, जो कॉर्पोरेशन से पानी आता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी एक लिमिट में होती है। लेकिन आप लोग जो बोरवेल का वाटर यूज कर लेते हो, बोरवेल का वाटर, ठीक है, तो बोरवेल का वाटर लो, उसमें कपड़े धो और सादे पानी में कपड़े भिगो। अभी बोरवेल के पानी में सॉल्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, सोल्यूबल दिखेगा पानी सेम एक जैसा, लेकिन इसमें क्योंकि हम लोग हार्ड वाटर वगैरह कहते हैं ना बच्चों, वो टाइप, तो ये हार्ड वाटर इसलिए क्योंकि उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है। तो इसमें अगर मिनरल्स बहुत ज्यादा है तो कपड़े ज्यादा साफ सुथरे नहीं होंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, या कुछ जो भी समझ लो आप। तो हम लोगों को इंप्योरिटी की जो है ना वो उससे इंपैक्ट होगा। तो इंप्योरिटी कैसे इंपैक्ट करती है, उसमें से सबसे पहले देखा कि अगर वो सोल्यूबल है तो क्या होगा। अब अगर हम लोग समझो उसमें मान के चलो कि स्पैरिंगली सोल्यूबल अगर हम लोग डाल देते, स्पैरिंगली सोल्यूबल, ठीक है, तो चलो, मतलब हमेशा ये चीज नहीं होती, एक दूसरी भी चीजें होती है कि जिन लोगों को हमें देखना होता है। अभी जैसे अगर स्पैरिंगली सोल्यूबल है,
अगर हम लोग ऐड कर देते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल इंप्योरिटीज। स्पैरिंगली सोल्यूबल इंप्योरिटी जैसे कि होती है फिनॉल, अबे रुक जा, जैसे कि फिनॉल होता है, या कोई भी चीज हम लोग जो डिटर्जेंट होता है, समझो मान के चलो कोई फिनॉल है या डिटर्जेंट है, फिनॉल क्या कर रहा हूं मैं, हाँ जी फिनॉल है या तो फिर डिटर्जेंट पाउडर है, ओके डिटर्जेंट, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन वापस से डिक्रीज हो जाता है। अब देखो जितना सरफेस टेंशन कम उतना वो कपड़े के अंदर, उसके सिरों के अंदर इजीली जाएगा, ओके, और इसलिए फिर कपड़े साफ सुफ होंगे, इसलिए हम लोग उसमें डिटर्जेंट डाल देते हैं। नॉर्मली फर्श को भी साफ करते वक्त हम लोग, या किसी चीज को साफ करते वक्त हम लोग उसमें फिनॉल वगैरह जो भी ऐड कर लेते हैं, तो वो उसकी वजह भी होती है सरफेस टेंशन ताकि डिक्रीज हो जाए। जैसे ही डिक्रीज हो जाता है सरफेस टेंशन रिलीज हो जाता है, वो अंदर तक उसको पेनिट्रेट कर देता और फिर ये यूटिलाइज किया जाएगा। ये केस अलग है थोड़ी सी, ये केस अलग है, ये स्पैरिंगली सोल्यूबल है। अब देखो लास्ट वाली चीज, इसमें ही अगर मान के चलो कि अगर हम लोग इनसोल्यूबल इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं, इनसोल्यूबल, सॉरी इसका एक, हाँ जी इसमें डिक्रीज होगा, मैंने इधर उल्टा लिख दिया आपको, इसमें सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है बच्चों। इसमें NaCl ऐड कर दोगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो कपड़े की सिरों में नहीं जाता। मैं वही बोला, मैं कुछ तो गलत कर दिया यहाँ पे, चलो ठीक है। हाँ जी, अब अगर मान के चलो कि एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि समझो सोल्यूबल हो गया, स्पैरिंगली सोल्यूबल हो गया, ये कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है, वो पानी आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, डिफरेंस समझ में आ जाता है। अब एक लास्ट वाली चीज, इनसोल्यूबल अगर कोई हम लोगों ने इंप्योरिटी उसमें डाल दी, तो समझो ऐसे इनसोल्यूबल कोई भी इंप्योरिटीज अगर उसमें आप लोगों ने डाल दी, इनसोल्यूबल इंप्योरिटी, तो इनसोल्यूबल इंप्योरिटी ऐड करने के वजह से ऐसा होता है कि उसका सरफेस टेंशन जो है रहना चाहिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लेकिन थोड़ा बहुत वो क्या हो जाता है, बदल जाता है ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस, ओके। तो वो जो कोहेसिव फोर्सेस है ना, वो क्या हो जाता है बच्चों, उसके वो कम हो जाते हैं, तो कोहेसिव फोर्सेस कम होने की वजह से उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। सो तीन चीजों को हम लोगों ने देख लिया, तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। चलो अब ये जो है ना, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ढंग से रीड करना और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करना, इतना ही हमारे काम में है। तो देखो सोल्यूबल के लिए सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, कंप्लीटली सोल्यूबल, स्पैरिंगली सोल्यूबल है घट जाता है, और अगर इनसोल्यूबल है तो भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ओके। अब है टेम्परेचर का सवाल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू ऑन द सरफेस टेंशन। चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है देख, तो मोस्टली अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ध्यान है ना आपका, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। मोस्टली व्हाट आर वी सेइंग, मोस्टली एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड सरफेस टेंशन इज डिक्रीज्ड, ओके, दिस इज द बेसिक केस, राइट। अब देखो अगर हम लोग देखेंगे कपड़े को अच्छे से धोना है, नॉर्मली देखो कोई भी खास करके व्हाइट कपड़ा जिसके ऊपर दाग लगे हुए, क्या आप उसको ठंडे पानी में डालोगे या गर्म पानी में डालोगे, आप खुद ही सोचो और बताओ। आप लोग उसको डालोगे गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया, वो सिरों तक घुसेगा अंदर अंदर। वो आप लोगों ने एडवर्टाइज देखी होती ना, कि वो ऐसे धागे 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 और उसके अंदर जाके डिशुम डिशुम कर लेता है, जो भी कुछ कर लेता है। अब देखो अंदर तक पेनिट्रेट होना उसको बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने उल्टी भी देखी होंगी कि नॉर्मली जो हम लोग नया कपड़ा लाते हैं तो उस नए कपड़े को हम लोग ठंडे पानी में डालेंगे, अब टेम्परेचर डाउन मतलब सरफेस टेंशन अप। तो अगर सरफेस टेंशन अप हो रहा है तो अभी नया कपड़ा है तो हम लोग उसको सरफेस टेंशन बढ़ाना क्यों चाहते हैं, हमको तो चाहिए ना कि वो साफ सुफ हो। नहीं, नए कपड़े के ऊपर हम लोग नॉर्मली इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि अगर वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करेगा तो उसके कलर्स को भी वो बाहर फेंकेगा, तो कलर डाउन हो जाता है। इसलिए फॉर द न्यू क्लॉथ्स, मैं सिर्फ न्यू क्लॉथ्स के लिए बता रहा हूं, सो फॉर द न्यू क्लॉथ्स क्या कर लेते हैं हम लोग,
हम लोग यूज करते हैं कोल्ड वाटर। क्या वाटर? कोल्ड वाटर। क्योंकि सो दैट सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, सो कलर ऑफ न्यू क्लॉथ will not be lost। क्या लिख दिया मैंने? ओ भाई साहब, so that the color of new cloth will not be lost। जो भी होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है बच्चों, ये समझ। हाँ, पुराने कपड़े हो गए, डेफिनेटली आप लोग उसके कलर के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो, आपको वो दाग दुग लग जाते कुछ भी तो आपको उसको गर्म पानी में डालोगे। लेकिन जैसे नया कपड़ा लाया ना, तो उसको हम लोग सबसे पहले ठंडे पानी में डालते हैं। तो ठंडे पानी में डालने से क्या होता है, वो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, और सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता और कलर का लॉस नहीं होता। ओके, चलो। अब बच्चों, ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन, ड्रॉप का फॉर्मेशन, उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्यूट होना, ऑब्ट्यूस होना, ये सारी चीजें। अभी हम लोग अगले लेक्चर में तुरंत ही, बहुत फास्टली जितना भी हो सके, हम लोग एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस देखेंगे। और ये खत्म होते ही फिर एक नया जो डिफरेंट ही इसी चैप्टर के अंदर ही एक चैप्टर है मान के चलो, उसका वो स्टार्ट रहेगा, दैट इज अ फ्लूइड मोशन। ओके, चलो खत्म करने की कोशिश करते हैं इसको जल्दी ही बच्चों। और आप लोगों को समझ में आ रहा है ये होप से, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते चलिएगा क्या करेक्शन लगता है आपको, क्या चीज है। थोड़ा बहुत हम लोगों से कभी कभी स्टेट ऑफ माइंड में कुछ अलग से बात हो जाती है, जैसे एक करेक्शन था माइनर सा, लेकिन आप लोगों को समझ गया होगा कि हम लोगों ने वो तुरंत ही करेक्ट कर लिया है, तो ठीक है, उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी होप्स के साथ कि कल आप लोग फिर से मिलेंगे, और डेली एक लेक्चर देखते चलना बहुत ही जरूरी है, पिछले लेक्चर्स को भी कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे फिर से एक बार मुकेश नायक सर के चैनल पर, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। ठीक है, मैं अमोल गौड़ी आपसे अभी विदा ले रहा हूं, और कल फिर से मुलाकात होगी। बाय।